नमस्कार, आप एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं। बजट पर स्पेशल पेशकश हमारी, और मैं हूं मनीष शर्मा। अब हमारे साथ बजट पर विश्लेषण करने के लिए तमाम हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और आपको डिकोड करने की कोशिश करेंगे सिलसिलेवार ढंग से, सेक्टर वाइज। सबसे पहले टैक्स पर आ जाते हैं, जो सबसे बड़ी हेडलाइंस बजट की रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जो आपके इस वक्त स्क्रीन्स पर है, 3 लाख तक की आय को नई रिजिम के तहत इनकम टैक्स फ्री किया है। ज़ीरो टैक्स लगेगा। उसके ऊपर 7 लाख तक 5%, फिर 10 लाख तक 10%, 12 तक 15%, और 15 लाख पर 20%, और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स अट्रैक्ट होगा। तो नए टैक्स स्लैब्स हैं ये 2024-25 में नई रिजिम के तहत ये प्रावधान वित्त मंत्री ने किए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिकॉर्ड 7वां उनका बजट भाषण था, और इसमें कई ऐतिहासिक घोषणाएं देखने को मिली हैं। वो टैक्स को लेकर हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर हो, और रोज़गार को लेकर हो। सबसे ज़्यादा थर्स्ट बजट की शुरुआत में ही रोज़गार और स्किल को लेकर देखने को मिला है। यानी सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। सरकार ये मानती है कि जॉबलेस ग्रोथ ठीक नहीं है किसी भी देश के लिए, और जो हमारी ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ स्टोरी में रोज़गार भी उतना ही अहम हिस्सा है, वरना वो सब बेमानी हो जाता है। इसलिए रोज़गार पर भी खासा फोकस किया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से अरुण हर्ष और कुलदीप गोयल हनुमानगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। उनका रुख करेंगे। सबसे पहले अरुण, आप ही का रुख कर लेते हैं। जोधपुर काफ़ी अपने आप में एमएसएमई की बड़ी जगह है। छोटे उद्योग वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, और लोग पेशेवर भी काफ़ी हैं। यानी मसलन अगर टैक्स को लेकर के बात कर लें तो बड़ी तादाद में सीए जोधपुर में मिल जाएंगे आपको। क्या वहाँ पर राय है, क्या ओपिनियन है वहाँ लोगों की इस बजट के आने के बाद में, और कौन लोग आपके साथ मौजूद है? ज़रा मुखातिब कराइए दर्शकों को और बजट पर प्रतिक्रिया लीजिए। बिल्कुल मनीष, अगर बात की जाए, हमने जिस तरह से बजट से पूर्व में दिखाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष है लघु उद्योग भारती के घनश्याम ओझा, जिन्होंने कई सुझाव है जो सरकार को दिए थे, और अमूमन वही सुझाव आप देखिए इस बजट में देखने को मिल रहा है। एनडीटीवी ने बताया था कि किस तरह से एमएसएमई की मांग को लेकर है, मिनरल्स की मांग को लेकर है, टैक्सेशन को लेकर है, तो तमाम वो है जो बातें हमने की थी। हमारे साथ है घनश्याम जी ओझा, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, किस तरह से आपने जो तमाम सुझाव दिए, करीब करीब तो पूरे हो रहे हैं? आज का बजट है, सरकार ने एमएसएमई को समर्पित किया है, और निश्चित रूप से जो विकसित भारत की कल्पना की जा रही है उसकी ओर ये पहला कदम है। जिस प्रकार सरकार ने रोजगार मुखी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए 2 लाख करोड़ की जो सरकार ने घोषणा की है, बहुत ही स्वागत योग्य है। इसी प्रकार से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारतवर्ष में 100 क्लस्टर लगाए जाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छा कदम होगा। तो नए रोजगार देने के लिए जितने भी जो नए लेबर लगने वाले हैं, अगले 2 वर्ष तक सरकार 3,000 रुपये प्रति माह पीएफ के तहत सहयोग करने वाली है। इससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसी प्रकार से इनोवेशन और कैरियर रिसर्च के लिए भी 1 लाख करोड़ का जो फंड सरकार ने दिया है, वो भी बहुत ही स्वागत योग्य है। अभी हमारी वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था 3.9 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन कह सकते हैं, और 2027 तक 5 ट्रिलियन और 2030 तक 7 ट्रिलियन किस प्रकार से हो, इसकी ओर एक पहला कदम है। इसी रूप से जितनी ज़्यादा एमएसएमई आगे बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा सरकार को फायदा मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई सर्वाधिक रोजगार देती है और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, और एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो निश्चित रूप से एक कदम लघु उद्योग भारतीय परिवार माननीय वित्त मंत्री का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करती है। किस तरह से बैंकिंग सेवाओं को लेकर भी आपने कहा था, नए लड़के जो है एमएसएमई को लेकर रोजगार से जुड़ने के लिए आपने चर्चा की थी। इन्होंने इस बजट में मुद्रा लोन को 10 लाख रुपए से बढ़ा के 20 लाख रुपए किया है। तो इससे काफ़ी जनों को फ़ायदा, जो गारंटी वारंटी चाहिए थी वो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, और एक 20 लाख रुपए में एक अच्छा काम वो प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह युवाओं के लिए ये फ़ायदा है और एक अपॉर्चुनिटी है। क्या मानते हैं सर, बजट में जो जो आपने चर्चा की वो सारी लागू हो गई बकायदा? देखिए, जो चर्चाएं पहले पूर्व में की थी और जो सुझाव लघु उद्योग भारती ने भेजे थे, वो बड़े व्यवहारिक। हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर, लेकिन बिहार में जिस कहते हैं, हम बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया।
देखिए, लघु उद्योग भारती के सुझावों को इन्होंने वित्त मंत्री तो जोधपुर के बाद अब हमारे सहयोगी कुलदीप का रुख करेंगे जो श्री गंगानगर से इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। अब कुलदीप, एक तरह से सीमाई इलाका माना जाता है श्री गंगानगर, और ख़ासतौर पर खेती खलिहान से काफ़ी बड़ी तादाद में रोज़गार चलता है और एक बड़ा अपने आप में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उस एरिया में होती है। कृषि पर खासा फोकस रहा है इस बजट को लेकर, क्या वहाँ लोगों की प्रतिक्रिया है? ख़ासतौर पर खेती पर बात कीजिए और इस बजट को किस तरह वो देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज बजट पेश हो चुका है और हमारे साथ यहाँ पर वर्किंग वुमन भी हैं और कृषि से जुड़े हुए लोग भी हैं। सबसे पहले हम जो वर्किंग वुमन है डॉक्टर उषा गुदारा, उनसे बात करेंगे। मैम, बजट पेश हो चुका है, महिला है फाइनेंस मिनिस्टर, क्या कुछ रहा, क्या सोचती हैं, बजट कैसा रहा? बजट कुल मिला के ठीक रहा सर। महिलाओं के लिए अच्छा लगा मुझे। एक तो गोल्ड की जो कीमत घटाई गई है, ये महिला किया है। बहुत सारा स्ट्रेस जॉब क्रिएशन पे, स्किलिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो आम आदमी को, आम नौजवान को रोजगार की तरफ आगे बढ़ाता है, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ध्यान दिया है। और ऊपर से आंध्रा की बात जब आती है तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक वादा किया था कि आंध्रा की देखभाल हम करेंगे और उन्होंने आज किया है बजट के रूप में। जो कैपिटल की बात आती है, 5 साल जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार आंध्रा में थी तो नो कैपिटल स्टेट कर दिया था, अमरावती को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे किसानों के साथ जो हमारी एक एग्रीमेंट थी उस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसको एक बल देने के लिए आज 15,000 करोड़ का पैकेज एक जो दिया हुआ है, उसके लिए हम अपने किसानों की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये केवल एक बजट वाला इशू नहीं है, ये इमोशनल इशू है आंध्रा के लिए। उसको एक जगह मिला है आज बजट में। और पोलोवरम प्रोजेक्ट जो लाइफलाइन है आंध्रा के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि वो ऑन टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है आंध्रा के लिए। और ऊपर से जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्रा में, उसका भी एक मेंशन उन्होंने किया था कि वहाँ पे भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या फिर अलग तरीके के पैकेजेस हो, वो सब भी इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हम आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, अंत्योदय लोग हैं, उन सबको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जब बोली जाती हैं बजट में, तो ज़रूर हमारे आंध्रा के लोग में या 5 करोड़ जो आंध्रा के लोग हैं उनमें एक विश्वास पैदा होता है कि चुनाव से पहले जो वादा किया था वो अब पूरा होने वाला है। तो ये उस नज़र से हमें देखना चाहिए कि 5 साल जगन रेड्डी के सरकार में आंध्रा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। 20 साल हम पीछे चले गए। अगर केंद्र सरकार आगे आकर हमें हाथ नहीं बढ़ाता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वही नरेंद्र मोदी जी ने समझकर आंध्रा की ओर एक हाथ बढ़ाया कि हम साथ हैं, तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा। लेकिन जिस तरीके से ऑपोजिशन कह रहा है कि कुर्सी बचाओ, अरे ऑपोजिशन हाँ, तो ऑपोजिशन को क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कल तक देख रहा हूँ, कल तक उनको बोलते हैं कि तेलुगु देशम कुछ मांग नहीं रही, तेलुगु देशम कहीं पर कुछ बोलती नहीं है, तेलुगु देशम को आंध्रा के लिए कुछ पूछना नहीं है। अब जब बजट में इतना सारा है तो बोलते हैं कि जब आंध्रा को ही चला गया है, सब इधर ही हो रहा है। तो चाहते क्या, आंध्रा को पैसा मिले ऐसे चाहते हैं कि आज ना मिले ऐसे चाहते हैं? उनको एक क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अरे आंध्रा भी इस देश में एक स्टेट है, 5 सालों में कितना नुकसान हुआ है उनको भी एक बार देखना चाहिए, कांग्रेस वालों को या इंडिया अलायंस वालों को। जिस तरह से नुकसान हुआ है, ये पैसा भी कम ही है, पर केंद्र सरकार ने इतना दिल के साथ उन्होंने आगे बढ़ा, तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस को भी आगे आकर धन्यवाद देना चाहिए कि आंध्रा जैसे स्टेट को पैसा मिल रहा है आज। तो लगातार संसद के बाहर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिर से रुक करेंगे इस वक्त पर हमारे सहयोगी कुलदीप का। कुलदीप जी, अपनी आप बात आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से वहाँ पर लोग इसको देख रहे हैं? शाकिर के पास भी चलेंगे, कोटा से हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशन सिटी। आप पहले बताइए जरा, खेत खलिहान और महिलाओं को लेकर क्या सोचना है श्री गंगानगर में लोगों का? जी बिल्कुल, एक बार दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे। खेती से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए कि बजट के अंदर क्या रहा किसानों के लिए? देखिए, किसानों के संदर्भ में यदि बात करूं तो एमएसपी जो है पिछले काफी वर्षों से बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर बजट के अंदर कुछ भी खास नहीं है।
दूसरी बात, जो नहरी सिंचाई परियोजनाएं हैं वहाँ बहुत दूषित पानी है, उसके संदर्भ में इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है जी। तो इस हिसाब से ये निराशाजनक बजट है बिल्कुल। वर्किंग वूमन भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि इस बजट के अंदर क्या रहा, क्या सोचती हैं, कैसा रहा बजट? सर महिलाओं के लिए तो कुल मिला के ठीक है, जैसे गोल्ड है वो कम किया गया है, लेकिन मैं एजुकेशन क्षेत्र में देखूं तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, जैसे पेपर लीक पे मुझे था कि इस बजट में कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे कि पेपर लीक ना हो, कि युवा जो है वो तैयारी करते हैं, इसमें निराशाजनक रहा है। कोई ऐसा एक्शन लेने के लिए कोई बजट में कोई ऐसा नहीं कानून निर्धारित किया गया है। कुल मिला के ठीक ठाक ही है, वैसा ही रिपीट किया गया है। बिल्कुल, युवा वर्ग से भी बात करेंगे। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल किया जाएगा, इंटर्नशिप की घोषणा भी की गई है और भी कई युवाओं के लिए घोषणा की, क्या कहेंगे इसमें? कुलदीप जी, बजट के बारे में अगर हम देखते हैं तो देश का जो 65% युवा है इस देश में, वो बजट को बड़ी उम्मीदों से देखता है और वो चाहता है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी वो युवाओं की इस देश में उपलब्ध है। तो युवाओं के बारे में देखें, इंटर्नशिप की मात्र घोषणा की गई है 5,000 से। आजकल के जमाने में जो घर चलाना है वो बड़ा मुश्किल है। आजकल का दौर जो महंगाई का दौर है, सरकार भले नौकरी दे, नौकरी के साथ साथ चाहे कम पैसे में दे, लेकिन महंगाई को कम करे तो उतने में युवा क्या है वो अपना भरण पोषण कर सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए सर, बजट को किस तरह देखते हैं? गोयल साहब, पहले तो आपका धन्यवाद जी। अभी इस बजट के अंदर क्या है कि कर्मचारियों का विशेष तौर से इनकम टैक्स के बारे में उम्मीद थी कि वो 3 लाख से जो रेंज बढ़ा करके और ये 8 लाख तक करेंगे, लेकिन वही 3 लाख तक रखा। कर्मचारी बहुत ही मायूस हैं, उदास हैं इस संबंध में जी। और अन्य जो आप बता ही रहे हैं कि इंटर्नशिप के बारे में, तो इंटर्नशिप की बजाय हमें उम्मीद थी बजट में कि ये युवाओं को रोजगार देंगे। इंटर्नशिप पे कुछ नहीं, स्थायी रोजगार दें, बाकी इस संबंध में और कोई विशेष वो नहीं है जी। देखिए, बिल्कुल ये गंगानगर के जो लोग हैं, तो जहां जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो इस बजट से खुश नजर आ रही हैं और खेती और युवाओं को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो इनका कहना है कि किसानों के लिए इस बजट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी, वो नहीं हो पाई, और साथ ही साथ युवाओं के लिए स्थायी रोजगार की जो उम्मीद थी वो भी पूरी नहीं होती दिख रही है। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो श्री गंगानगर से सामने आ रही हैं जी। बिल्कुल, आप कुलदीप बने रहेगा, फिर से एक बार रुक करेंगे, उसमें शाकर के पास जाएं उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि जो तस्वीरें इस वक्त पर आप लेटेस्ट देख रहे हैं, ये सीएम भजनलाल शर्मा की हैं, राजस्थान के सीएम। खुद एनडीटीवी पर उन्होंने बजट की अपडेट्स ली और पूरा भाषण उन्होंने वित्त मंत्री सीतारमण का एनडीटीवी पर देखा, और आप देख सकते हैं किस तरह से वो बजट के पॉइंट्स भी नोट करते नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में। और बजट को लेकर सीएम खुद इस वक्त पर काफ़ी, राजस्थान के बजट को लेकर भी और एक तरह से केंद्रीय बजट पर भी उनका पूरा ध्यान रहा। राजस्थान से अब कोटा का रुख करेंगे, जहां हमारे शाकिर अली हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शाकिर, अब एक तरह से कहें कि एजुकेशन की नगरी है कोटा और कोचिंग फैक्ट्री के नाम से भी जानी जाती है। काफ़ी कुछ शिक्षा को लेकर बात हुई है पिछले कुछ दिनों में बजट से पहले, नीट लेकिन हालांकि काफ़ी बड़े विवादों में है। क्या वहाँ के लोग देखते हैं इस बजट से, क्या अपेक्षाएं थी उनकी, क्या पूरी हुई हैं, और एजुकेशन इंडस्ट्री को लेकर के क्या कुछ उनके आस थी और इस बजट से उनको मिला है? जी बिल्कुल, मेरे साथ जो है समाज सेवक भी है, युवा भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। जी बुनेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें थी और कैसा रहा बजट? बजट में मिक्स की प्रतिक्रिया देना चाहूँगा, क्योंकि जो युवाओं की जो बात करें तो उस युवाओं को लेकर के तो युवाओं की तो लॉटरी लग गई है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है, बेरोजगारी की है, और रोजगार को लेकर के जो सरकार ने, युवाओं ने जो अपनी बातें बताई है, अगर ये सार्थक रूप में ज़मीनी स्तर पर सही साबित होती है तो निश्चित रूप से देश का जो युवा है वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा, बहुत उच्च शिखर पर पहुंचेगा। दूसरी बात, जिन लोगों की नौकरियां हैं लेकिन 1 लाख रुपए से कम जिनकी सैलरी पूरी वार्षिक में, उनको 3,000 रुपये पर मंथ देने की बात हुई है। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी है युवाओं के लिए। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की रसोई से संबंधित जो समस्या है वो युवाओं की तो बनी हुई है। बजट में महिलाओं का जो बजट है वो बजट अभी घटा नहीं, बढ़ेगा इसी। दालों की रेट हो चाहे सब्जियों की रेट हो वो आगे बढ़ रही है। इसके लिए कोई कार्य योजना मुझे लगता है इस बजट के अंदर अभी तक कोई तय की गई है, तो महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत ये मिला जुला बजट हो सकता है। और अगर हम बात करें किसानों के लिए, तो किसानों के लिए भी ये बजट काफ़ी अच्छा सार्थक होगा, क्योंकि आने वाले समय में जबकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, ज़मीनें कम होती चली जा रही है, किसानों के लिए व्यवस्थाएं कम होती चली जा रही है, ऐसे में जो सरकार ने जो नई नई योजनाएं बनाई है वो हो सकता है किसानों के लिए वो योजनाएं काफ़ी मूर्त रूप हो, वरदान साबित हो।
मुद्रा लोन 20 लाख तक कर दिया गया। युवा किस तरह की उम्मीद कर रहा था और किस तरह का रहा बजट? मुद्रा लोन 20 लाख तक कर दिया है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि जो कहीं ना कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी बिजनेस को चालू करने में, तो 10 लाख 5 लाख से कुछ भी नहीं होता था। इन्होंने 20 लाख किया तो एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। एक अच्छी नए मेक इन इंडिया की बात करें तो उसके लिए एक अच्छा कदम उठाया है। और अगर अपन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनकम टैक्स में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन दिया है। लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख की लिमिट 1.25 लाख रुपए कर दी है, और जो बेसिक एग्जाम्पशन न्यू रिजीम के अंदर है वो 75,000 रुपये टैक्स तक की कर दी है। फिर उसके बाद इन्होंने गोल्ड के अंदर काफ़ी अच्छी रियायतें दी है। लगभग 10 ग्राम पे 6,000 रुपये तोड़े हैं, जो कस्टम ड्यूटी इन्होंने रिड्यूस किया है उसकी वजह से। फर्टिलाइजर्स पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिया है। तो ओवरऑल युवाओं के लिए भी माने और इंडस्ट्रीज़ के लिए माने और देश के लिए भी माने तो मेरे हिसाब से ये बजट काफ़ी अच्छा और सुनियोजित है। आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कैसे देखते हैं इस बजट को? क्या रियायतें दी गई है? ठीक है, जो रियायतें दी गई है उससे राहत मिलेगी? जी हाँ, बजट बहुत ही अच्छा है इस बार और काफ़ी राहत दी गई है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से 75,000 कर दी गई है। मेजरली बजट जो फोकस कर रहा है वो वुमेन एम्पावरमेंट फोकस कर रहा है और रोजगार के साधन भी जो जनरेट कर रहा है। उसके अलावा रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा मैं कहूँगा ये एडवर्स है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर टैक्स रेट बढ़ा दी गई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट बढ़ा दी गई है, सिक्योर ट्रांजेक्शन टैक्स इंक्रीज हो गया है। तो मैं अगर कम शब्दों में कहना चाहूँ तो आम पब्लिक के लिए ये अच्छा है, जो एमएसएमई वेंडर्स हैं उनके लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया गया है और रोजगार के साधन इंक्रीज गए हैं। बस अगर थोड़ा सा एडवर्स है जो इन्वेस्टर्स हैं शेयर मार्केट के। थैंक यू जी। आप डॉक्टर हैं और हेल्थ बड़ा सेक्टर है, हेल्थ को लेकर के हमेशा जो है बात की जाती है, कैसा रहा बजट आपकी नजर? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, एक आई सर्जन हूँ सुविनित चिकित्सालय में। आज का जो बजट था ये बहुत ही स्वागत योग्य, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस बजट की ये रही कि कैंसर जैसे रोगियों के लिए जो 3 तरह की दवाइयाँ हैं उसको सस्ता करने के लिए घोषणा की है, जिससे कि देश में लाखों व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हैं और कई बार कैंसर की दवाइयाँ कवर नहीं होती है किसी भी तरह के इंश्योरेंस में। तो ऐसे रोगियों के लिए यह एक आशा वरदान बन के आई है। और इसके साथ साथ ही सबसे स्वागत योग्य बात यह है कि मेडिकल जो इक्विपमेंट हैं जो कि बाहरी कंट्री से, यूएस से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होते हैं, तो उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। कई बार जैसे मैं आंखों का डॉक्टर हूं, तो कई बार हमारे आंखों के लिए लेसिक लेजर मशीन जो होती है उसकी 3 से 4 करोड़ कीमत होती है और उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 18% थी पहले, तो वो भी कम की है। तो वो भी एक स्वागत योग्य कदम है। और इसके साथ साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है और हम तीसरे पायदान पर पहुंचने के लिए बेताब हैं। तो उसके लिए हमें मेडिसिटी जैसे मेडिकल सिटी खोलने के बारे में विचार करना पड़ेगा। जो कोटा में आज एयरपोर्ट के बारे में बात हो रही है, एयरपोर्ट की जमीन के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे हमें एम्स जैसे संस्थान, मेडिसिटी जैसे संस्थान की स्थापना करना चाहिए, जिसमें होलिस्टिक हीलिंग, होलिस्टिक केयर हो, जिसमें एलोपैथिक, आयुर्वेद और अन्य पद्धतियां भी उपलब्ध रहें, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता मिले और लोगों को स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल का सपना साकार हो सके। आप टैक्स के एक्सपर्ट हैं, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? कितनी उम्मीदें थी और क्या उतनी राहत मिल पाई है? जैसा हमने देखा है कि इतना सोचा था उसी तरीके से है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को लेके जो चेंजेस किए गए हैं उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाया गया है। जो पहले 10% होता था अभी वो 12.5% हो गया है।